हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फिर से टॉप 20 एमसीक्यूज ही होने वाले हैं। और जो कि आज हमने चैप्टर चूज किया है वो चूज किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये आपकी केमिस्ट्री की जो बुक 1 है उसका ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सोल्यूशन के भी टॉप 20 एमसीक्यू करा दिए हैं, कोऑर्डिनेशन के भी करा दिए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। अगर वो वाली वीडियोज नहीं देखी है तो जाके देख लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। ठीक है, साथ ही में आज का ये जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम देखो थोड़ा सा ना सीरीज से चलेंगे, तो आज टॉप 20 एमसीक्यूज हम लोग डील करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे अगर आप लोग किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे क्या पूछा है? देखो आपसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। किसका है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। वो कितना होता है? ठीक है, मींस ई नोट शेल की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली में, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बात चल रही है तो मैं क्या बोलूंगी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ई नोट शेल की वैल्यू बाकी और शेल्स के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग इसका थोड़ा सा ये देखो कि इसकी इक्वेशन कैसी होती है, तो यहाँ पे आपको ऐसे प्लेटिनम दिखाई देता है। ठीक है, साथ में फिर कौन? हाइड्रोजन गैस। साथ ही में क्या? हाइड्रोजन गैस एंड H पॉजिटिव इन दी एक्वस फॉर्म। ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, और ये 0 होता है एट ऑल टेम्परेचर। मींस ये इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 पोटेंशियल होता है एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसके पास एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है जिसके पास कोटिंग होती है किसकी? प्लेटिनम ब्लैक की। और इलेक्ट्रोड को हम डिप करके रखते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। और उस इलेक्ट्रोड को हम कहां पे डिप करके रखते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करके रखते हैं। ठीक है, और प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल कराते हैं थ्रू दैट इलेक्ट्रोड्स। तो जो कंसंट्रेशन होते हैं रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, वो हाइड्रोजन की कितनी रहती है? एक्चुअली में वो यूनिटी रहती है। कितनी रहती है? वो यूनिटी। तो वहां से जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकल के आता है वो कितना आता है? फिर 0 आता है। ठीक है, बाकी 1 मार्क के लिए आप लोगों को ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी, बस याद रखना कितना होता है? 0 वोल्ट। ठीक, उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो इसमें क्या बोला है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 4 मेटल्स। आपको 4 मेटल्स दे रखे हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिया, बस अल्फाबेट्स दे रखे हैं कि A B C and D। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट, माइनस 2.0 वोल्ट, 0.34 वोल्ट एंड माइनस का 0.76 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी बता देनी है इन मेटल्स की। ऑर्डर को याद रखोगे, आप अंडरलाइन कर दोगे, नोट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग जहां भी होगे उसको आप लोग हाईलाइट करोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको 4 मेटल्स की दे रखी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देनी है रिएक्टिविटी फॉर दीज मेटल्स। अब यहाँ से आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगी जो आप अपने दिमाग में रखोगे और बिल्कुल इस सवाल को सही करके आओगे अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो। देखो एक चीज याद रखना कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, क्या होती है? जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है किसकी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा रिड्यूसिंग एबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर मेटल की। उतनी ही ज्यादा क्या होती है? मोर इज द रिड्यूसिंग एबिलिटी। क्या होती है? मोर इज द रिड्यूसिंग एबिलिटी, या फिर मैं बोलूं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। ठीक, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की किसी भी मेटल के लिए, उतनी ज्यादा उसकी खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी या खुद को रिड्यूस करने की स्ट्रेंथ क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब सबसे ज्यादा एबिलिटी किसकी होगी? जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और नेगेटिव वैल्यू देखो सबसे ज्यादा किसकी है? माइनस का 2.0 वोल्ट। कितना है? माइनस का 2.0 वोल्ट, मतलब कि बी वाले की। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में यही वाला ऑप्शन है बी वाला, जिसमें बी ही पहले दे रखा है। तो ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, तो ये तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाने थे। अगर आप लोगों को इतनी सी भी बात पता थी तो बी यहाँ से क्या हो जाता? करेक्ट ऑप्शन। देखो सबसे नेगेटिव वैल्यू इसकी, उसके बाद फिर इसकी, मतलब पहले बी की, फिर डी की, फिर उसके बाद पॉजिटिव में कम देखेंगे तो सी की,
और फिर किसकी, ए की। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उतनी ज्यादा एबिलिटी उस पर्टिकुलर मेटल की खुद को रिड्यूस करने के लिए, या उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी, या उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। समझ आई बात? तो 2 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाना है, बी वाला। ठीक है, अब बात है जो क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या बोला है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन दी, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी में दे रखा है बड़ा बड़ा छाप के आप लोगों को, अगर आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल पे, कि मेटल आपने कैसा चूज कर रखा है, फिर कंसेंट्रेशन कैसी है उस मेटल आयंस की सोल्यूशन के अंदर, एंड वहां पे आपका टेम्परेचर कितना है। तो सीधी सी बात ये है कि ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, कंडीशंस दे रखी है आपको, है ना। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, एक्चुअली में वो डिपेंड कहाँ कहाँ पे करता है, किन बातों पे करता है, कि नेचर कैसा होना चाहिए मेटल का, फिर कंसेंट्रेशन कैसी है पर्टिकुलर उस मेटल की, मेटल आयन की सोल्यूशन के अंदर, फिर टेम्परेचर कितना है। तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसका, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, 3rd वाले का। उसके बाद आ जाओ आप 4th वाले सवाल पे, जिसमें बोला है कि एसआई यूनिट बता दो रो की, किसकी, रो की। अब ऐसे तो मैं क्या करूंगी, मेरे को 1 मिनट लगेगी। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, मैं क्या सिंपल बोल दूं कि एसआई यूनिट क्या होती है, रो की ये होती है। मैंने लगा दी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आई बात समझ में? नहीं आई ना। मैंने बोल दिया एसआई यूनिट रो की कितनी होती है, ओम सेंटीमीटर होती है, बट आया कैसे हम वो समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारी ट्रेन नहीं छूटी जा रही। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ बाय एरिया के। इतनी बात आप लोगों को सबको पता होगी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाती हूँ तो एक नया कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, जो कि एक्चुअली में क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। इसको आप रो भी बोलते हो, इसी को आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हो, एंड इसी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो। ठीक है, रो बोल दो, रेजिस्टिविटी बोल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखो मैं इस रो की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू लिखूं तो किसके बराबर आएगी, आर, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू ए, और लेंथ आ जाएगी कहां पे, नीचे डिवाइड में। ठीक, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। तो या तो आप ऐसे लिख लो ओम, या आप ऐसे बना दो ओम। ठीक, एरिया, एरिया किसके अंदर लेते हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि एसआई यूनिट पूछी है तो हम क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ सेंटीमीटर में। अब आप खुद बताओ, ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम। सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, ऊपर गया तो 2 - 1 इज 1, तो मतलब ओम सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओम सेंटीमीटर। तो आई बात समझ में? तो ऐसे आया 4th का ए ऑप्शन। तो पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट ये कैसे है। आगे बात समझ, किसकी बात थी यहाँ पे, रो की, रेजिस्टिविटी की, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ठीक है, उसके बाद अब 5th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखो कि इसमें आपसे यूनिट पूछी है किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा, उसका अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। कैसे, देखो अभी मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये रेजिस्टिविटी की, जो किसके बराबर थी, R इंटू ए बाई एल के। ठीक है, और कंडक्टिविटी होती है जिसको आप कप्पा भी बोलते हो, 1 बाई क्या होता है, रेजिस्टिविटी, इक्वल्स टू, अगर ये 1 बाई रेजिस्टिविटी है तो सारी की सारी वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी, 1 बाई R इंटू एल बाई ए, सबका इन्वर्स करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा ना। तो कंडक्टिविटी क्या बना, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, दोनों इसको बोलेंगे, कप्पा जिसको आप बोलते हो। तो इसकी यहां से देखो यूनिट क्या बनेगी। अब 1 बाय रेजिस्टेंसेस, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो 1 बाय ओम क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। अब ऊपर क्या है, लेंथ, तो लेंथ किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, इनटू सेंटीमीटर, यहाँ पे पावर कितनी है 1, और ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -2। तो ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर क्या बन गया, इनवर्स। देखना कौन सा ऑप्शन है ये, फर्स्ट वाला। तो 5th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही बस क्या बोलते हैं वो तीर नहीं मारने की, ये बस रट्टा मार ले। देखो रट्टा आप मार लो, ठीक है, कोई कोई लोग मार लेते हैं, हमसे भाई नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी है कि चलो मार भी लिया, रटने को इतना कुछ है, अब क्या क्या रटोगे। तो बेहतर है कि 1 मिनट लगा के, आधे मिनट लगा के कंसेप्ट को समझ लो और अपना फिर चैन की नींद सो, है ना, फिर टेंशन ही नहीं रहती कि एग्जाम में हम भूल ना जाए। अब चलो बात को करते हैं बंद, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, कि ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जो हमने अभी ऊपर बात की किसकी, के की, जिसको आप कंडक्टिविटी भी बोल रहे हैं, इनवर्स ऑफ किसकी, रेजिस्टिविटी भी बोल रहे हो और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल रहे हो, कि डाइल्यूशन के बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा देखो होता है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या आपकी कंडक्टिविटी है, डाइल्यूशन के बढ़ाने से ये कंडक्टिविटी आपकी कम होती है। क्या होती है, कम। मतलब कि जो कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइल्यूशन के। तो अगर हमने डाइल्यूशन को बढ़ाया तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन अब आप मेरे से पूछोगे कि डिक्रीज तो होगी बट उसका कुछ कारण भी है। देखो कारण ये है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ा रहे हैं, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, आप लोगों ने डाइल्यूशन बढ़ाया, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो डाइल्यूशन के बढ़ने से जो नंबर ऑफ आयंस थे ना पर यूनिट वॉल्यूम, जो करंट को कैरी कर रहे थे सोल्यूशन के अंदर, वो कम हो गए। क्या हो गया कि जब आप लोगों ने डाइल्यूशन बढ़ाया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ाया चाहे वो वीक के लिए बढ़ाया, तो हुआ ये कि वहां पे जो नंबर ऑफ आयंस थे, जो नंबर ऑफ आयंस थे ना पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट, जो किसको कैरी करते थे, करंट को, इन आ सोल्यूशन, वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए ऑन डाइल्यूशन। मतलब कि आप लोगों ने इस डब्बे के अंदर जो आयंस रखे हुए थे या जो आयंस प्रेजेंट थे इस डब्बे में पर यूनिट वॉल्यूम पे, जो करंट को कैरी कर रहे थे, अब क्योंकि आपने डाइल्यूशन कर दिया, आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया, तो ये जो नंबर ऑफ आयंस है ना पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए वो क्या हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएंगे। अब अगर उस पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में वो कम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, वो घट जाएगी। आई इतनी बात समझ में। तो इसका रीजन ये है बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन द डाइल्यूशन। ठीक है, आई ये चीज समझ, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये बात समझनी है। ठीक है, इसको तो चलो रब नहीं करते, थोड़ा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाना है वो कौन सा हो जाना है, बी वाला। ठीक है ना। अब चलो हम करते हैं इसके बाद अपना ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि देखो 6 तक हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं आपकी वो प्रॉब्लम को दूर कर दूंगी। साथ ही में आप लोगों ने अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और अब यहाँ तक टिके हुए हैं तो सीधी सी बात है आप लोगों को समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आप नए हैं। ठीक है, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी आप किसी को जानते हो कि पढ़ सकता है तो उसको कर देना। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने 7 वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 7 वाले क्वेश्चन में देखो अब क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। कि आपको ये कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इनमें से किसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी एट 298 केल्विन पे। तो देखो जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी किसके कारण, किसके कारण होगी, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कारण होगी। तो आपको दो ऑप्शंस में तो दे रखे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो ऑप्शन होनी ही नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या तो ये वाला है या तो है ये वाला, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इसकी, क्योंकि 0.01 से 0.1 क्या होती है, बड़ी वैल्यू, तो कंसंट्रेशन इसकी हाई है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या शो करेगा, हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करेगा एट 298 केल्विन पे। लेकिन आप एक चीज याद भी रखना कि अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूशन करूंगी, क्या करूं कि अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूशन करूंगी, ठीक है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। हमने अभी ऊपर भी देखा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डाइल्यूशन के। और दूसरा आप ऐसे भी समझो कि ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके होते हैं ना वो मोस्टली पहले से ही डिसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं 90% के आसपास ही आपको पहले से ही डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलते हैं कौन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वहीं पर अगर मैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मुश्किल से 10 से 15% आपको
डिसोशिएटेड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, 10 से 15% वो टूटते हैं। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हो, ठीक है, फिर उनका डिसोशिएशन बढ़ता है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में उतना नहीं बढ़ता क्योंकि वो पहले से क्या होते हैं, डिसोशिएटेड फॉर्म में। तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, फिर कम होगा। लेकिन नॉर्मली पूछा है इन्होंने तो 298 केल्विन पे, तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी, जिसके पास ज्यादा आयंस आपको मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मिलेंगे, जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7th का बी वाला, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इसमें पूछा है कि मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग टू सेफगार्ड आयरन फ्रॉम कोरोजन विल बी, मतलब अगर आपको आयरन को, लोहे को जंग लगने से बचाना है तो आप उसके ऊपर कौन से मेटल की प्लेटिंग करना प्रीफर करोगे, ठीक है। तो देखो कॉपर है एग्जाम्पल आपका, टिन है, जिंक है और निकेल है, तो हम करेंगे जिंक की प्लेटिंग। अब आप पूछोगे क्यों आपको जिंक से इतना लगाव क्यों है, तो भाई देखो मेरे को लगाव तो नहीं है जिंक से, लेकिन इसका ये कारण है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है, या जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। क्या बोला मैंने, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। अगर जिंक की रिएक्टिविटी हाई है आयरन से, तो जिंक रिएक्ट कर जाएगा आयरन से पहले किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, या फिर जो ऑक्साइड्स प्रेजेंट है हमारे आसपास एनवायरमेंट में उसके साथ, ठीक है। तो ये आयरन को तो बचा लेगा, लेकिन खुद के ऊपर क्या कर लेगा, खुद के ऊपर क्या कर लेगा, रिएक्शंस कर लेगा मॉइस्चर और ऑक्साइड्स जो आसपास है उन सब से, ठीक है। तो अगर मैं जिंक की प्लेटिंग कर रही हूँ किसके ऊपर, आयरन के, आयरन को जंग लगने से, कोरोजन होने से बचाने के लिए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। मतलब जब मैं जिंक की प्लेटिंग करके आयरन को बचाऊंगी, ठीक है, जिंक अपना बलिदान दे देगा किसके लिए, आयरन के लिए, तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो मोस्ट ड्यूरेबल मेटल कौन सा था, जिंक था, बिकॉज ये हाई रिएक्टिव था किससे, यहाँ पे आयरन से। तो आयरन को ना रिएक्शन करने देने का, मतलब रिएक्टिव नहीं होएगा ये आयरन किसके साथ, मॉइस्चर और ऑक्साइड्स के साथ, बल्कि यहाँ पे जिंक ज्यादा होगा, तो जिंक इसको तो बचा लेगा लेकिन खुद अपने आप का बलिदान दे देगा इसके लिए, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सच्ची दोस्ती या फिर सच्चा प्यार। आई बात समझ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, इनमें से कौन सा शेल हमने यूज किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। तो ये आपने ये वाला फ्यूल शेल यूज किया था, H2O2 फ्यूल शेल, ये तो आप लोगों को पता है H2O2 फ्यूल शेल यूज किया था। बट अब हाँ, हमें हर चीज का चाहिए रीजन, आंसर चाहिए उसका, क्यों किया था। देखो इसलिए किया था कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल था ना, यहाँ से वाटर वेपर प्रोड्यूस हुए थे जब रिएक्शन हमने कराई थी, फिर वो वाटर वेपर्स को कंडेंस किया गया था और वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो थी ना एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उसके अंदर ऐड हुआ था। मतलब उन्होंने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया था, यहाँ से जो वाटर हमारा आउट हुआ था ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, वाटर वेपर्स एक्चुअली में जो आउट हुए थे, इसलिए इस शेल को प्रीफर किया गया था फॉर द अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर द एस्ट्रोनॉट्स ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए। आई बात इतनी समझ में, ठीक है। क्योंकि क्या बोला मैंने कि यहाँ से जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको कंडेंस करके ऐड किया गया था ड्रिंकिंग वाटर में, किसकी सप्लाई के लिए, फॉर द एस्ट्रोनॉट्स, रहेगा याद। उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे कि आफ्टर एलिमिनेटिंग द सोल्ट ब्रिज ऑफ एनी गैल्वेनिक शेल वोल्टेज ऑफ द शेल इज, कि अगर आप सोल्ट ब्रिज को हटा देते हो किसी भी गैल्वेनिक शेल से, तो वोल्टेज क्या होगी शेल की, फिर तो वोल्टेज क्या होगी, कुछ नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वोल्टेज सडनली बिकम्स 0। क्यों, क्योंकि देखो सोल्ट ब्रिज क्या होता है, एक तरीके से इंटरनल सर्किट होता है आपके शेल का, ठीक है, ये मेंटेन करके रखता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द शेल। तो अगर ये इनर सर्किट को भी कंप्लीट करता है, मेंटेन करके रखता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी, ठीक। तो अब अगर आपने सोल्ट ब्रिज ही हटा दिया तो वोल्टेज क्या हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने इनर सर्किट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो वोल्टेज क्या हो जानी है वहां पे 0, तो सडनली बिकम्स 0। तो ऑप्शन कौन सा है 10th का, ए वाला, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। देखो यहाँ पे जिंक है लेफ्ट में और है सिल्वर, राइट में जिंक 2 पॉजिटिव है, सिल्वर, ये सिल्वर है, यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे ये बिना किसी चार्ज के, बिना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के है। तो एक चीज देखो कि जिंक कहां से जा रहा है, जिंक जा रहा है जिंक 0 से जिंक +2 में, मतलब जिंक जो चेंज हो रहा है वो ऐसे हो रहा है जिंक से जिंक +2 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे 2Ag पॉजिटिव किसमें चेंज हो रहा है, 2Ag के अंदर, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है एक्चुअली में, रिडक्शन, ठीक है। अब शेल की रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों को याद है तो लेफ्ट में हम दिखाते हैं ऑक्सीडेशन, राइट में हम दिखाते हैं रिडक्शन।
अब इसमें देखो, इसमें लेफ्ट में दिखा रखा है रिडक्शन, ऑप्शन इज गलत, ठीक है। इसमें भी लेफ्ट में रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन दिखा रखा है, बट किसका दिखा रखा है, एजी का, जबकि ऑक्सीडेशन तो किसका है, जिंक का, तो ये भी गलत। लेकिन दो ऑप्शन सही है, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी जिंक का ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन, लेकिन इसका क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ये भी गलत, ठीक है। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में क्या दिखाते हैं, रिडक्शन। ये होती है शेल की रिप्रेजेंटेशन। इसको आप ऐसे भी लिखते हो ए बी सी, ए का मतलब एनोड, ठीक है, बी का मतलब ब्रिज और सी का मतलब क्या होता है, कैथोड। ब्रिज मतलब सोल्ट ब्रिज, और ए का मतलब क्या होता है, एनोड, और सी का मतलब क्या होता है, कैथोड। दूसरा आप लोग एक नाम भी याद रख सकते हो, आलोक। आलोक मतलब देखो, आलोक का मतलब है, ए का मतलब है एनोड, एल का मतलब है लेफ्ट, एनोड होएगा लेफ्ट में, उस पे क्या होगी, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो एनोड कहां पे होगा, कहां पे होगा एनोड, एनोड होएगा लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में, और उस पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और आलोक का के किसी काम का नहीं है, तो आप आलोक के ए एल ओ को बस याद रखोगे ऐसे। फिर ए से एनोड, सी से क्या होगा, कैथोड, एल से लेफ्ट, आर से राइट, ओ से ऑक्सीडेशन, आर से रिडक्शन। तो ए एल ओ या सी आर आर ऐसे भी याद रख सकते हो। नहीं रखते कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये तो आप लोगों को वैसे भी याद रहेगी ही, ठीक है। शेल की रिप्रेजेंटेशन में ए बी सी याद रखो बस, ए से एनोड, बी से सोल्ट ब्रिज और सी से कैथोड, काम खत्म, ठीक है। ये था आपका 11th वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे कि फॉर द फॉलोइंग शेल रिएक्शन, यहाँ पे आपको फिर से शेल रिएक्शन दे रखी है जिसमें जिंक को हो रही है ऑक्सीडेशन, कॉपर को हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। फिर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है जिंक का, तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कॉपर का, तो आपको ईएमएफ निकालना है किसका, शेल का। ईएमएफ तो आप लोग निकाल दोगे, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपको यहाँ से ई नोट शेल की वैल्यू निकालनी है किसी भी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर, तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है निकालने की। ई नोट ऑफ शेल की अगर वैल्यू हमें निकालनी होती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका लिखेंगे जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसको हो रहा है, जो लेफ्ट में बैठा है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन होगा जो कि राइट में बैठा हुआ है। अब यहाँ से देखो ऑक्सीडेशन किसको हो रहा है, जिंक का, लेकिन हमें क्या दे रखा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मेरे को देखो ये दे रखा है यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर मेरे को इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो इसको चेंज कर लो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इससे बस साइन चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.76 वोल्ट। प्लस कॉपर का क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, और जो कि कितना है 0.34 वोल्ट, तो ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.10 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, लेफ्ट राइट वाला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल याद रखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, बस, ठीक। तो 12th का कौन सा था, ये वाला ऑप्शन। अब देखो ये वाले जो सवाल है ना, मैं थोड़ी सी स्पीड में इसलिए कराती हूँ कि फिर भी एमसीक्यू ही है, और एमसीक्यू में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, इसलिए स्पीड हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 कि विच मेटल कैन नॉट रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl। HCl से कौन सा मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो आंसर तो है कॉपर, कि कॉपर नहीं कर सकता। बट आप लोग बोलोगे कि आपको कैसे पता है, आप तो रट के आई हो। मैं रट के नहीं आई, क्योंकि मेरे को क्या पता है, मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता है, ठीक है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इधर क्या है, कॉपर, तो हाइड्रोजन से नीचे बैठा हुआ है कौन, कॉपर। वहीं पे जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों ऊपर बैठे हुए हैं इसके सर पे, किसके, हाइड्रोजन के। तो ये तीनों कहाँ पे बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, और कॉपर है नीचे। तो कॉपर क्या है, वीक रिडक्टेंट है, किससे, हाइड्रोजन से। जब ये वीक रिडक्टेंट है तो ये नहीं रिप्लेस कर पाएगा हाइड्रोजन को, किससे, HCl से। बाकी ये तीनों कर जाएंगे, क्योंकि ये किसके ऊपर बैठे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर बैठे हैं। तो दे आर नॉट वीक, दे आर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स, बट कॉपर आपका क्या है, वीक रिडक्टेंट है। आई बात समझ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको फिर से दे रखे हैं। देखो ए बी सी तीन एलिमेंट्स के 0.68 वोल्ट, -2.50 एंड -0.50 अरेंज कर दो फिर से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से बताती हूँ कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा इनका क्या होगी, रिडक्शन पावर होगी। अब नेगेटिव वैल्यू देखो किसकी ज्यादा है, नेगेटिव हमें दिख रही है -2.50 मीन्स बी की ज्यादा, ये दिख गया हमें बी वाला। उसके बाद सी की, और सबसे ज्यादा तो ए की है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी हम डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलते हैं तो जो रिडक्शन पावर होती है ना एलिमेंट्स की, वो घटती है।
क्या घटती है, रिडक्शन पावर घटती है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो कोई नहीं, बस ये याद रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर किसकी है बेहतर, यहाँ पे बी की, फिर सी की, फिर किसकी, ए की। ठीक, अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे कि विच शेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स में जब आप शेल का यूज करोगे तो कौन सा करोगे, तो आप मरकरी शेल का यूज करते हो, क्योंकि मरकरी शेल जो होता है ना, ये लो करंट डिवाइस के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? लो करंट डिवाइसेस के लिए हम इनको यूज करते हैं। और कौन से टाइप की बैटरीज के अंदर आती है ये आती है प्राइमरी बैटरीज के अंदर। किसके अंदर? प्राइमरी के, जिनको आप बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, बस आप इनको यूज करते हो फिर डिस्कार्ड कर देते हो, फेंक देते हो, वो होती है प्राइमरी बैटरीज। ठीक है, आई बात समझ में। तो मरकरी शेल ऐसे भी आ सकता है कि मरकरी शेल किस टाइप ऑफ बैटरी का एग्जांपल है, तो ये प्राइमरी बैटरीज का है। कौन? मरकरी शेल। आई बात समझ में। और उसको लो करंट डिवाइसेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मरकरी, जिसमें मरकरी का अमलगम हम कहां पे रखते हैं, याद रखना, जिसमें हम मरकरी का अमलगम कहां पे रखते हैं, एनोड पे रखते हैं। और पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन कहां पे रखते हैं, एट कैथोड पे रखते हैं। ठीक है, ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बाय चांस कहीं पूछ लिया तो। ठीक है, वरना कोई नहीं, बस इतना याद रखो कि मरकरी शेल को यूज करते हैं, लो करंट डिवाइसेस के लिए होता है, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल होता है। ठीक, अब आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि काफी पूछा जाता है। आपको एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, और बोला है कि मार्क कर दो पॉइंट ए एंड बी विद सुटेबल ऑप्शंस। ठीक है, तो अभी आप एक चीज देखना कि यहाँ पे ना आपको एक तो बी का दिख रहा है, ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट सी है, लगभग कांस्टेंट है, बट ए वाली में देखो एकदम से एब्रप्टली इंक्रीज हुआ, मतलब एकदम से तेजी से वैल्यू बढ़ी। तो किसके लिए बढ़ेगी? देखो अगर आप, ठीक है ना, तो अब इस वाले क्वेश्चन में आई ना बात समझ, तो इसमें हमें क्या करना है, मार्क्स करने हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विद सुटेबल ऑप्शंस। तो आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट्स को मार्क करना है। तो फिर से देखो करेक्ट ऑप्शन तो इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना तो चाहिए ए वाला, बट फिर से हम समझेंगे क्यों। देखो इसमें ए आपको दे रखा है वीक एसिड, बी है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नहीं, ये आपका क्या है, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, ये वीक एसिड है, ये आपका वीक बेस है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर है ए वाला। अब समझेंगे हम क्यों। देखो इस तरफ आप देखो, इस तरफ क्या हो रही है एक्चुअली में, ऐसे अगर हम देखें, ये आपको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हो एक तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कंसंट्रेशन। अगर इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो लेट अस सपोज कि इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होएगा ये वाला, मतलब कि ये वाला जो डायरेक्शन होएगा उसमें क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन। सीधी सी बात है, आई ना बात समझ, कि अगर इस तरफ ऐसे कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है तो इस तरफ क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। अब अगर इस तरफ डाइल्यूशन होगा तो यहाँ पे एक तो है बी कोई इलेक्ट्रोलाइट जो डाइल्यूशन के साथ साथ ऐसे बढ़ा, थोड़ा हल्का बढ़ा, और एक ए वाला है जो डाइल्यूशन के साथ पहले हल्का हल्का बढ़ा, फिर एकदम से अब्रप्टली उसने इंक्रीज किया, तेजी से वो बढ़ा। तो अब समझो कि कौन सा हो सकता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पहले से, क्योंकि 90 से 95% अगर मैं बोलूं, लगभग, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट मैं कह रही हूँ कि लगभग अगर ये 90 से 95% पहले से ही डिसोसिएटेड फॉर्म में है, कौन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब अगर आप इनको डाइल्यूट भी करोगे, अगर आप इनका डाइल्यूशन भी करोगे तो वो कितने टूटेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता ही नहीं। ठीक है, तो 90 से 95% के बाद अब वो कितना डिसोशिएट होएगा, हार्डली 0.1 या 0.2%। तो जो चेंज मिलेगा ना वो बहुत ही हल्का सा मिलेगा, मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से आपको दिखाई देगी। वाकई में तो ये लाइन ना कुछ ऐसे होती है, बहुत ही हल्का सा इंक्रीमेंट दिखता है डायग्राम में, फिर भी क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे बनाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो इसलिए क्लियर नहीं बन पाया, बट हल्का सा बिल्कुल इंक्रीज दिखेगा आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। मतलब जो हल्का सा ग्राफ बढ़ा वो किसका होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा, दैट इज HCl का होगा, बी वाला। लेकिन जो ए वाला है इसमें आप देखो कितनी तेजी से एकदम से ग्राफ बढ़ा। अब ये क्या रहा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके 10 से 15% ही डिसोशिएट होते हैं। तो अगर आप इनका डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन के बाद अच्छा खासा इनका डिसोसिएशन होगा, मतलब अच्छे खासे आपको इसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन दिखेगी। तो डाइल्यूशन के होने से सीधी सी बात है कि फिर मोलर कंडक्टिविटी भी एकदम से तेजी से बढ़ेगी।
आगे बात समझ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो पहले से डिसोशिएटेड है, तो हल्के से जो फर्दर डिसोसिएशन होगा उसके कारण मोलर कंडक्टिविटी में हल्का फुल्का चेंज दिखाई देगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और पहले से कम डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है, तो आफ्टर द डाइल्यूशन ये ज्यादा डिसोशिएट होएगा, और ज्यादा डिसोशिएट होने के बाद ना आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी का जो चेंज दिखेगा वो क्या दिखेगा, काफी अच्छा दिखेगा, एकदम से एब्रप्टली वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इसलिए ए तो हमेशा ही क्या होगा, इन वाले डायग्राम्स के अंदर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ए तो हमेशा ही क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन बी वाला हमेशा ही क्या होगा आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऐसा ग्राफ बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है ये, और ऐसे एमसीक्यू की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ोगे 16 वालों को, वरना आप लोगों को है कसम। ठीक है, 16 क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है जी, तो 16 तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बता दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 17 कि कोलोश लॉ इज एप्लीकेबल टू, जो कोलोश लॉ होता है वो किस लिए एप्लीकेबल होता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है बस, या सिर्फ वीक के लिए, या दोनों के लिए? तो कोलोश लॉ जो होता है वो दोनों वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है एप्लीकेबल। ठीक है, दोनों के लिए लगता है आपका कोलोश लॉ। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक शेल, कौन कौन सी बात सही है इलेक्ट्रोलिटिक शेल के लिए? ठीक है, आपके गैल्वेनिक शेल है, डैनियल शेल है, इनसे जो दूसरा शेल होता है अपोजिट होता है, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक शेल होता है। अब एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और समझेंगे इसमें से कौन सी हमारे लिए ट्रू स्टेटमेंट है फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक शेल। ठीक, देखो सबसे पहले आप आ जाओ डी वाले ऑप्शन पे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सोल्ट ब्रिज, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्लो करते हैं थ्रू द सोल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलिटिक शेल के अंदर। ठीक है, तो ये बोलना कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयंस आपके कटायन या अनायन वो कैरी करते हैं चार्ज किसके थ्रू, सोल्ट ब्रिज के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस जो कि हमारे होते हैं कटायंस एंड अनायंस, दे कैरी द चार्ज, ये क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं किसके थ्रू, थ्रू द सोल्ट ब्रिज। ठीक है, थ्रू द सोल्ट ब्रिज। तो ये बोलना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर डी तो कट गया। अब सी वाला देखो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवार्ड्स द एनोड, क्या बोल रहे हैं, टुवार्ड्स मतलब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ये होते थे बट एक गैल्वेनिक शेल के अंदर होते थे, इलेक्ट्रोलिटिक शेल के अंदर तो अपोजिट होता था, एनोड से कैथोड की तरफ क्या चलता था, करंट चलता था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते थे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते थे, कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि इसकी वर्किंग बिल्कुल अपोजिट थी किससे, गैल्वेनिक शेल से। जैसे गैल्वेनिक शेल में एनोड से कैथोड चलते थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे एनोड से कैथोड क्या चलेगा, करंट। वहां पे कैथोड से एनोड चलता था करंट, बट यहाँ पे कैथोड से एनोड क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, बिल्कुल गलत है। अब ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इज फोर्स टू अकर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होती है, और इज फोर्स्ड टू अकर, हम इसको फोर्स कराते हैं अकर करने के लिए, जी हाँ कराते हैं, क्या पास करके, एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करके, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट को पास करके थ्रू द शेल। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फोर्सली यहाँ पे कराते हैं, कैसे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू द शेल पास करके। ठीक है, तो एक करंट पास होता है शेल के थ्रू बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज, जो कैरी करता है या कोज करता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर। ठीक, फिर क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है बाय द केमिकल रिएक्शन, नहीं, अभी मैंने बताया यहाँ पे करंट पास होता है थ्रू द शेल बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज, जो क्या कोज करते हैं या क्या कैरी करते हैं, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो 18 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो कि क्या होती है, फोर्स टू अकर। ये बात बिल्कुल सही है इलेक्ट्रोलिटिक शेल्स के लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और आपके गैल्वेनिक के बीच का डिफरेंस। ठीक, उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड एज अ सैक्रिफिशियल मेटल्स, कौन से सैक्रिफिशियल मेटल्स की तरह आप उनको यूज कर सकते हो। ऐसा सवाल ऊपर भी आया था, वो गैल्वेनाइजिंग वाला है ना, तो कौन कौन से ऐसे होते हैं, तो मैग्नीशियम और जिंक जो है, मैग्नीशियम, जिंक और साथ में ना एक एल्यूमिनियम भी होता है, इनको हम यूज करते हैं सैक्रिफिशियल मेटल्स की तरह। ठीक है, किसकी तरह, सैक्रिफिशियल मेटल्स की तरह। ये कोरोजन में आपको एनसीईआरटी में कोरोजन के नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, वहां पे दे रखा है सैक्रिफिशियल मेटल्स क्या होते हैं ये सब। ठीक है, तो ये आपका 19th को जाएगा ए वाला। मैग्नीशियम
तो है बट सोडियम नहीं है, सोडियम कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम पोटेशियम नहीं है। तो मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है एंड एल्यूमिनियम, तीनों आप मेटल्स को याद रख सकते हो। अब उसके बाद जो कि लेड बैटरी कंसिस्ट ऑफ, लेड स्टोरेज बैटरी किसका एग्जांपल है ये सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है। किसका है? सेकेंडरी बैटरी इसका, जिसको आप चार्ज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये कंसिस्ट करता है कितना परसेंटेज सोल्यूशन ऑफ एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका कितना परसेंटेज सोल्यूशन एसिड का आप यूज करते हो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। तो जो हम यूज करते हैं वो एग्जैक्ट आपका 38% सोल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो 20 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जितना डीपली हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की। बाकी आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई कमी है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगा है कि मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया या आप लोगों के बात पल्ले नहीं पड़ी, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बता देना। मैं फिर से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, चाहे मेरे को 2 मिनट की वीडियो बनानी है बट मैं बना दूंगी, लेकिन प्लीज बता देना। बताओ आपको वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कैसी लगती है? बुरी तो खैर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं एफर्ट्स लगा के आप लोगों के लिए पहले 20 एमसीक्यूज के नोट्स बनाती हूँ, फिर उनको प्रिपेयर करती हूँ, फिर आपके लिए वीडियोज आती हैं, तभी 2 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को आने में, ठीक है। तो जैसे ये सीरीज चल रही है देखो कंटिन्यूसली, ये हमारी 3rd सीरीज थी, मतलब 3rd सीरीज का 3rd पार्ट था ये। अभी 7 पार्ट और है, जिसमें 7 रिमेनिंग चैप्टर्स के हम ऐसे एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझे बता दोगे कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो पूरा डिटेल में, ठीक है, या आप 1 शॉर्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहते हो वो भी बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, किसी को शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।